हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके कितने फेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो SDLC स्टैंड्स फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? इट इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप द इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब आप कोई भी सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसके लिए आपको किसी ना किस्म की एक्टिविटीज़, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो वो सारे जो है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SDLC जो आपके पास सर्व करता है एक एज अ गाइडलाइन सिस्टम डेवलपमेंट के लिए। गाइडलाइन किस तरह से, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स और रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने चाहिए सिस्टम डेवलपमेंट में, तो वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं SDLC में। अब जो गाइडलाइंस इन्वॉल्व हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर थ्रूपुट मतलब कि जो आउटपुट होता है। द कोर्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज फॉर यूजर सिस्टम इज डेवलप, मतलब कि यूजर के लिए सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं। क्वालिटी जो है वो आपकी डिफाइन हो रही है यूजर की तरफ से। इफ यूजर कंट्रीब्यूट्स इन डिजाइन, मतलब यूजर आपकी डिजाइन में कंट्रीब्यूशन देता है तो उससे जो है आपकी यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो है वो इन्हेंस हो जाती है, वो बढ़ जाती है अगर आपका यूजर आपके सिस्टम डिजाइन में कंट्रीब्यूट करता है तो। स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। तो अब स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको हम SOPs भी कहते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? आपके पास मुख्तलिफ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। जो एक कंपनी की एग्जांपल ले लें तो उसमें कंपनी एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट करती है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी और फॉलो करेगी। इसमें अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले लें कि एक प्रोडक्ट नंबर है, माइट बी आइडेंटिफाइड एज प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट कोड एंड सो ऑन इन द डेटाबेसेस। मतलब आप टेबल डिफाइन कर रहे हैं, उसमें प्राइमरी कीज होती हैं, फॉरेन कीज होती हैं। तो एक चीज जो है आपकी, वन थिंग इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स डिस्टर्ब्स द वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम। मतलब एक चीज जो है उसको डिफाइन कर रही है डिफरेंट थिंग्स, तो वो आपके वर्किंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। अडॉप्टिंग फेज वाइज डेवलपमेंट। अब फेज वाइज डेवलपमेंट को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लेंगे, फिर आप सिस्टम प्लानिंग करेंगे, फिर आप जो है और जो आपने रिक्वायरमेंट्स ली हैं, जो आपने प्लानिंग की है, उसको आप एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आप सिस्टम कंस्ट्रक्शन करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर सिस्टम सपोर्ट आ जाएगी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आ जाएगी, मतलब उसमें मेंटेनेंस आप में डिप्लॉयमेंट आ जाएगी, और उसमें फिर आपने मजीद अगर किसी किस्म की चेंजेस करनी है तो वो सारी चीज़ें आपकी मेंटेनेंस के अंदर आ जाएंगी। सिस्टम ऑन गोइंग एक्टिविटीज़, मतलब साथ साथ भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी आ जाएंगी SDLC के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SDLC का जो पहला फेज है वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स आपने किससे लेनी है? यूजर से लेनी है, और ये सबसे हार्डेस्ट सिंगल पार्ट है सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करने का, यूजर से रिक्वायरमेंट लेना। नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल्स द रिजल्टिंग सिस्टम इफ डन रॉन्ग। मतलब क्रिपल्स का मतलब है कि वो बहुत जल्दी आपका वो फेल हो जाएगा अगर आप इसको प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते अपने यूजर से। नो अदर पार्ट इज मोर डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई लेटर। ये जो है सबसे मुश्किल काम है जिसको बाद में सही करना सबसे मुश्किल काम है, रिक्वायरमेंट्स अगर आप गलत ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्टिमुलेट्स व्हाट मस्ट बी। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है कहता है कि उसमें क्या क्या होनी चाहिए। अकॉम्प्लिश्ड मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म्ड उनको आपने किस तरह से इंप्लीमेंट किया, प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड क्या यूजर ने आपको वो रिक्वायरमेंट्स दी जो उसके सिस्टम में होनी चाहिए। एडिशनली अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी, मतलब एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है जो है वो सॉफ्टवेयर की एक सलाहियत है that must be possessed by a software component in order to satisfy। मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तभी जाके आप सेटिस्फाई कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट को,
या स्टैंडर्ड्स को और स्पेसिफिकेशंस को, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं या फीचर्स वगैरह हैं उनको आप मीट कर पाएंगे। द सोर्स ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स कुड कम फ्रॉम, अब ये रिक्वायरमेंट्स जो है आपने किस से लेनी है या किस बेस पे लेनी है। क्लाइंट या कस्टमर, मतलब कोई आपके पास आता है वो ऑर्डर करता है तो उससे आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, या कोई आप ऐसा होता है कि हम कोई सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और उसको डायरेक्टली सेल करते हैं तो बायर से ले सकते हैं। यूजर्स या एंड यूजर, मतलब एंड यूजर्स, अब वो जो कस्टमर है वो किसके लिए बाय कर रहे हैं। अब बैंकिंग सिस्टम है कोई तो जाहिर बात है उसमें यूजर्स होंगे, उसके एम्प्लॉयज होंगे, उसको यूज करेंगे तो वो उनसे भी रिक्वायरमेंट्स लेनी है भाई क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मतलब अब सिस्टम के अंदर क्या क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं तो उस हिसाब से भी आपको रिक्वायरमेंट्स लेनी है। नेक्स्ट फेज आ जाता है दैट इज सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग में अब क्या क्या चीज़ें आपने जो है सिस्टम को अब आपने प्लान करना है कि भाई उसको हमने सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन करना है, मुख्तलिफ प्लान्स बनाने हैं। इनिशिएटेड अपॉन फॉर्मल रिक्वेस्ट एज सिस्टम रिक्वेस्ट, अब आपने जो है सिस्टम को देख के जो है सारी प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से ही प्लानिंग करनी है, अब सिस्टम को आपने देखना है कि भाई क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होनी है, उस हिसाब से आपने सारी प्लानिंग करनी है और प्रॉब्लम को भी समझना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई क्लियरिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम बाय परफॉर्मिंग जनरल इन्वेस्टिगेशन, मतलब अभी आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने आपको कोई भी ऑर्डर दिया है कि भाई ये सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए और इस काम के लिए चाहिए, तो आपने जो है उसकी एक जनरल इन्वेस्टिगेशन कर ली है, थॉरो स्टडी करनी है उस प्रॉब्लम की, भाई उसने क्या बनाना है, तो उसका स्कोप भी देखना है कि भाई आजकल जो है किस इसका स्कोप कितना है, ठीक है। End product or deliverable is the report describing business consideration, reviews, anticipated benefits and cost। अब जो है एंड प्रोडक्ट, यानी एंड पे जो आप कंप्लीट जो प्रोडक्ट है वो जो देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें आपके जो एक्सपेक्टेड आपके रिव्यूज़ हैं वो होने चाहिए या आपके एंड यूज़र के भी हो सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, वो सारी चीज़ें उसमें आपकी आ जाएगी डिलीवरेबल के अंदर, जो एक रिपोर्ट होगी आपकी। Suggesting course of action based on economical, technical and operational factors। अब प्लानिंग में आपने कुछ सजेशंस भी देने हैं जो आपने अपने जो टेक्नोलॉजी बेस पे देना है, ऑपरेशन बेस पे देना है, ये सारे फीचर्स फैक्टर जो है उनको मद्देनज़र रख के देख के आपने कुछ सजेशंस भी देने हैं। ये सारी चीज़ें आपने प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करनी है। अब प्लानिंग के अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। रिव्यू द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, अभी आपको किसी ने ऑर्डर दिया है तो आपने उसको रिव्यू भी करना है कि भाई ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, थॉरो स्टडी करनी है, उसकी जनरल इन्वेस्टिगेशन करनी है। प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट, अभी देखिए आपको जो है ना सेम प्रोजेक्ट मिला है या उसमें जो है ना आपको प्रायोरिटाइज करना है रोल्स को। अब डीन है, एचओडी है और टीचर्स हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, डीन को देंगे, तो इस तरह से आपने प्रायोरिटाइज भी करना है। एलोकेट द रिसोर्सेज, अब देखें अब आपने सिस्टम बनाना है तो आपने रिसोर्सेज को भी एलोकेट करना है। अब कोई फाइनेंस का रिसोर्स है वो आप एडमिशन में रख देते हैं, एडमिशन का रिसोर्स फाइनेंस ऑफिस में रख देते हैं तो वो फिर मसला हो जाएगा, तो ये रिसोर्सेज एलोकेशन भी आपने सोच समझ के करनी होती है। ये आपकी प्लानिंग का 3rd स्टेप है। आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम, अब आपको प्रोजेक्ट मिल तो गया, उसको डेवलप करने के लिए आपको कोई स्किलफुल लोगों की टीम भी चाहिए, तो उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपकी प्लानिंग ख़त्म हो जाती है। फिर आपकी आ जाती है सिस्टम एनालिसिस, जो आपका फेज़ 3 है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC का। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने रिक्वायरमेंट्स ले ली, उसके बाद आपने उन रिक्वायरमेंट्स की भी आपने एनालिसिस की है, उसके बाद आपने क्या किया है कि आपने प्रॉपरली जो है सिस्टम प्लानिंग की है, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं हम सिस्टम एनालिसिस पे। इट्स पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स व्हाट, मतलब आप क्या बना रहे हैं, सिस्टम को आपने स्टडी करना है, क्या सिस्टम बना रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है, तो उसको आपने स्टडी करना है, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट, ठीक है। टू बिल्ड अ लॉजिकल सिस्टम फॉर द न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, यहाँ पर ये मेन चीज़ है रिक्वायरमेंट की मॉडलिंग। अब आपने मुख्तलिफ मॉडल्स उसमें यूज़ करने होते हैं, यूज़ केस डायग्राम्स यूज़ करनी होती हैं, तो उनको आपने मॉडल कर लेना है, प्लॉट कर लेना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपकी, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आपकी कंटिन्यू होती है।
अब कहता है कि इनिशिएटेड इन द प्लानिंग फेज इन्वॉल्विंग वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स एज इंटरव्यूज, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग। अब प्लानिंग के दौरान आपने इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना है, जिसमें आप जाके मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड सैंपल भी बना सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग इन्वॉल्व सच क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। हु के अंदर आपके सारे एजेंट्स आ जाते हैं, मतलब आप किसके लिए बना रहे हैं। इसमें डेवलपर्स भी आ जाते हैं कि कौन उसको बना रहा है। वाई के अंदर आ जाता है कि वो जो है ना कि आप क्यों बना रहे हैं, आपका जो सिस्टम है या प्रोजेक्ट है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। फिर आ जाता है व्हाट। अब व्हाट के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ द सिस्टम, मतलब आप क्या बना रहे हैं, ठीक है, जो सिस्टम आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, क्या बना रहे हैं। व्हेन के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो और टाइम टू डिलीवर, टाइम टू मार्केट, डिलीवरी टाइम, कितने टाइम में वो जो है वो कंप्लीट होगा और कब कंप्लीट होगा, ठीक है, कब चाहिए आपको। वेयर, मतलब वेयर में आपके पास एनवायरनमेंट की बात आ जाती है, तो ये इस वेयर के अंदर आप ये देख लेंगे, ठीक है। अब हाउ के अंदर, अब हाउ और हाउ मच दो चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। अब हाउ के अंदर जो है आपके पास आ जाती है कि कैसे आप बनाएंगे, क्या क्या आप प्रोसेस मॉडल्स यूज़ करेंगे, क्या क्या आप उसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, क्या क्या उसके अंदर आप मेथडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी हाउ में आ जाती हैं। अब हाउ मच के अंदर आपके पास कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट आप सिर्फ पैसों के सेंस में नहीं ले सकते, अब पीपल के सेंस में कितने लोग हमें चाहिए होंगे, और हाउ मच अब हम कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब ऊपर हमने बात कर ली थी कि भाई कितने हमें उसमें डेवलपर्स चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बात कर लेते हैं ना उसमें। तो ये सारे फैक्ट्स जो है आपने ये देखने हैं। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व सच क्वेश्चंस टू बी आंसर, ठीक है, तो ये सारी इन्वॉल्व होती हैं आपकी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स में, ये सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस फेज इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब एंड प्रोडक्ट का जो सिस्टम एनालिसिस फेज है वो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है। मतलब अब देखें ना, अभी आपने सिस्टम जो एंड प्रोडक्ट है आपका, जो भी आप बना रहे हैं, उसकी आपने जो एनालिसिस की है, अब आपको उसको कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ही, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन होती है बेसिकली। इसको हम एलिसिटेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है, डिस्क्राइबिंग, सबसे पहले आप डिस्क्राइब करेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। मैनेजमेंट एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स, अब रिक्वायरमेंट्स को आपने मैनेज भी करना है और यूज़र से रिक्वायरमेंट्स भी लेनी है और फिर उनको भी मैनेज करना है। अल्टरनेटिव प्लान्स, कॉस्ट्स एंड योर रिकमेंडेशंस। तो अब आपने एक प्लान नहीं बनाना, अब एक प्लान आपने बनाया हुआ है, वो अगर फेल हो जाता है तो आपके पास कोई नेक्स्ट अल्टरनेट प्लान भी मौजूद है या नहीं, वो भी आपने बनाना है। कॉस्ट, आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें देखनी है। यूर रिकमेंडेशंस, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो यूज़र होता है वो आपको ठीक तरीके से बता नहीं पाता और आपको रिक्वायरमेंट्स गलत दे देता है, आपको कहता है मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, हालांकि उसकी प्रॉब्लम दूसरी होती है, तो आपने कुछ ना कुछ सजेशंस देनी है, कुछ अलग रिकमेंड करना है अपनी तरफ से। विच इज़ एन ओवरऑल डिज़ाइन ब्लू प्रिंट फॉर द न्यू सिस्टम। अब ब्लू प्रिंट क्या होता है, एक डिज़ाइन प्लान होता है आपके सिस्टम के लिए, तो इसको हम ब्लू प्रिंट का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब सिस्टम एनालिसिस में आपके जो स्टेप्स होते हैं वो दो स्टेप्स होते हैं, फिर उनके सब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप जनरल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, या इब्तदाई तौर पर आप जो एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको देखते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, अब फिजिबिलिटी स्टडी से क्या मुराद है कि आपने उसमें क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है कि भाई ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है भी या नहीं, ये आपने देखना है। परफॉर्म डिटेल्ड एनालिसिस, अब आपने तफसील से जो है उसको एनालाइज करना है। पहले आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं, डूएबल है भी या नहीं। फिर आपने डिटेल्ड एनालिसिस करनी है उसकी, ठीक है, मतलब आपने करंट सिस्टम उसको स्टडी करना है, आपने जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स ली हैं उसको आपने स्टडी करना है, और फिर आपने जो है अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं तो आपने उसका कोई और सोल्यूशन रिकमेंड करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फेज पे जिसका नाम है सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हाउ,
मतलब हम उस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या हम उसमें मैथडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, क्या क्या हम उसमें प्रोसेस मॉडल्स यूज़ करेंगे, क्या क्या हम उसमें टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे। अब इसमें मुख्तलिफ हमारे पास नीचे स्टेप्स होते हैं। एक्वायर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इफ़ नेसेसरी, उसके अंदर हमने क्या क्या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज़ करना है वो हमने एक्वायर कर लेना है। डेवलप डिटेल्स ऑफ द सिस्टम, अब जो सिस्टम की डिटेल्स हैं वो आपने बना लेनी है। फिजिकल डिज़ाइन विच माइट इंक्लूड एनी अमंग दिस, डेटाबेस डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग। अब फिजिकल आपने उसको डिज़ाइन करना है, मतलब उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाने हैं, प्रोटोटाइपिंग करनी है या डेटाबेस डिज़ाइन करना है जिसमें आपके पास DFDs, 0 लेवल डायग्राम्स, 1 लेवल डायग्राम्स, हाई लेवल, लो लेवल और ERDs, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर ये चीज़ें ज़रूरी हैं तो ये भी आपने कर लेनी है। ये आपका सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो फेज़ आता है उसका नाम है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कर ली हैं, प्लानिंग कर ली है, सिस्टम एनालिसिस कर लिया है, सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है, तो अब आपने कोडिंग स्टार्ट कर लेनी है, सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना है। अब है कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस ये होता है कि आपने एक कंप्लीटली फंक्शनिंग और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिलीवर करना होता है। ज़ाहिर बात है, इम्प्लीमेंट करेंगे, कोडिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप सिस्टम बना के आप उसको शक्ल देंगे किसी न किसी सिस्टम की, तो आपने उसको डिलीवर करना है कंप्लीट फंक्शनिंग। तो ये पर्पस होता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का। सिस्टम असेसमेंट इज़ ऑल्सो डन एट द एंड नोन एज सिस्टम इवेल्युएशन। तो कहते हैं कि इसमें सिस्टम असेसमेंट भी की जाती है, मतलब टेस्टिंग एक इसको अगर नाम दे देते हैं, जिसको हम सिस्टम इवेल्युएशन भी कहते हैं। अब सिस्टम इवेल्युएशन के अंदर आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 दैट इज़ वेरिफिकेशन, नंबर 2 दैट इज़ द वैलिडेशन। वेरिफिकेशन आप किससे करवाएंगे, वो कस्टमर से करवाएंगे, और वैलिडेशन आप कौन करेगा, वो आपकी करेगा डेवलपर करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी आ जाती हैं सिस्टम इवेल्युएशन के अंदर। और इस फेज के एंड पे आपका सिस्टम जो है होता है वो यूज़ करने के लिए रेडी होता है। अब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेवलप प्रोग्राम इफ़ नेसेसरी, कोई किसी की कोडिंग करनी है तो वो आपने कर लेनी है। पैकेज द सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आपके पास कहते हैं कि अब देखना है आपने सॉफ्टवेयर आपका किस टाइप का है, मतलब उसको पैक करके या इसी तरह से उसको यूज़ करना है, ये आपने देख लेना है। अब जो है उसके लिए कोई और सिस्टम या कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो आपने कर लेनी है, और उसको अगर किसी और सिस्टम की शक्ल देनी है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपने कर लेनी है। और उसके बाद ट्रेन यूज़र्स, अब इससे क्या मुराद है, अब देखें अभी आपने ब्लैक बोर्ड बना लिया है या ख़रीद लिया है, तो अब आपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो है उसके लिए ट्रेन भी करना है, जो कि बदकिस्मती से नहीं किया जाता। तो अब उनको पता ही नहीं होगा कि भाई इसको यूज़ कैसे करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे सिस्टम में ख़राबी है, सिस्टम फेल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यूज़र्स को आपने ट्रेन भी लाजमी करना है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस आपका लास्ट फेज़ है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो इसमें क्या होता है कि वो जो इसमें जो स्टाफ होता है वो आपके सिस्टम को मेंटेन करता है और इन्हेंस द सिस्टम। इन्हेंस का क्या मतलब है कि अब उसमें कोई एरर आ गया, कोई ख़राबी आ गई या कोई नया फीचर ऐड करना है तो उसमें मज़ीद चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी आ जाती हैं मेंटेनेंस के अंदर। अब और चीज़ें अब देखिए, मेंटेनेंस इंक्लूड्स एरर करेक्शन, मतलब उसमें कोई बग्स आ गए हैं, एरर्स आ गए हैं, तो वो आपकी मेंटेनेंस में आ जाती हैं। इन्वायरमेंट चेंज करना है, टैक्स रेट चेंज करने हैं, तो वो आपकी सारी आ जाती हैं मेंटेनेंस के अंदर। अब कहता है कि वेल डिज़ाइन सिस्टम में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इट शुड बी रिलायबल, मतलब कि उस पर यूज़र रिलाई कर सके। मेंटेनेबल, मतलब वो मेंटेनेबल हो, इजी टू मॉडिफाई हो, स्केलेबल हो। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी जो है एक वेल डिज़ाइन सिस्टम के अंदर होती हैं। अब जो है कि सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। कहता है कि आपने कंडक्ट द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू। अब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक प्री इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू है, एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिव्यू है। अब प्री का मतलब है कि पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपने रिव्यूज़ लेने हैं, और पोस्ट का मतलब है आपने इम्प्लीमेंटेशन करके रिव्यूज़ लेने हैं।
इम्प्लीमेंटेशन करके रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है। फिर कहता है आइडेंटिफाई द एरर्स एंड इन्हेंसमेंट। अब आपने क्या करना है, उसमें फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें इन्हेंसमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसको जो है क्या मैं इसमें मज़ीद चेंजेस करूं तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, उसको मॉनिटर भी करना है ना भाई, जाहिर सी बात है। अब सिस्टम चल रहा है, आपने डिप्लॉय कर दिया, सिस्टम यूज़ हो रहा है, अब आपने देखना है कि भाई सिस्टम किस तरह से यूज़ हो रहा है, सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यूज़र्स उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और सिस्टम जो है आपने जो डिप्लॉय किया है वो यूज़र्स को उनका डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है, और सिस्टम जो है, अब देखें कि अब सिस्टम में कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, कोई चीज़ कोई रिसोर्स उसका कमज़ोर तो नहीं पड़ गया, कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया उसमें। तो ये सिस्टम को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आ जाती हैं मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस। इसी के साथ जो SDLC जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे फेजेस हमने डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। तो ये था हमारा SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।